फिजिक्स क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 परमाणु का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 14 परमाणु, ये चैप्टर 3 नंबर का है। इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। यदि अपन परमाणु की बात करें तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। यानी परमाणु की यदि बात करें तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होगा। यानी किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। परमाणु के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए थे। सबसे पहले परमाणु के बारे में भारतीय महर्षि कणाद ने बताया था। उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ का निर्माण कई छोटे कणों से मिलकर होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। इसके बाद सन 1803 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण कहा। यानी एक अविभाज्य शब्द और जोड़ दिया, यानी परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होगा। तो यहां पर अविभाज्य कण, ये नाम डाल्टन ने दिया। इसके उपरांत परमाणु के बारे में अध्ययन हुआ और 1897 में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उस खोज के बाद उन्होंने परमाणु का अध्ययन किया और परमाणु पर अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उस परिकल्पना को थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो पहला परमाणु का मॉडल आया, वो आया थॉमसन मॉडल। इस मॉडल में थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और इस धनावेशित गोले के अंदर कहीं कहीं ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो परमाणु यहां पर क्या कहलाएगा, एक धनावेशित गोला होगा और इसके अंदर ऋणात्मक आवेश कहीं कहीं क्या होंगे, विद्यमान होंगे। ये यहां पर परमाणु में विद्यमान क्या हो गए, ऋणात्मक आवेश हो गए। साथ ही थॉमसन ने बताया कि परमाणु का धनावेशित जो गोला है उसका धनात्मक आवेश की मात्रा और परमाणु के अंदर विद्यमान ऋणात्मक आवेश की मात्रा एक समान होती है। इस स्थिति में परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। तो थॉमसन का जो मॉडल था उसमें परमाणु में धनावेशित गोला माना गया, जिसके आंतरिक भाग में ऋणात्मक आवेश कहीं कहीं क्या होता है, विद्यमान होता है और साथ में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की मात्रा क्या होती है, एक समान होती है। इस स्थिति में परमाणु विद्युत का क्या होगा, उदासीन होगा। तो यहां पर थॉमसन के परमाणु मॉडल, ये मॉडल सन 1904 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद इस मॉडल की कुछ कमियां थी। पहली कमी क्या थी कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। इसके अलावा ऋणात्मक आवेश की स्थिति की कोई स्पष्ट व्याख्या करने में असफल रहा। इसके अंदर जो ऋणात्मक आवेश है वो कहां किस रूप में स्थित हुआ, उसकी व्याख्या करने में क्या रहा है, ऋणात्मक आवेश की स्थिति की व्याख्या करने में असफल रहा। इसके अलावा तीसरी कमी थी इसमें, ये विद्युत क्षेत्र में स्टार प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव की व्याख्या भी नहीं कर सका। तो ये स्टार प्रभाव व जीमान प्रभाव की व्याख्या करने में भी कहा असफल रहा। इस प्रकार से थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसकी 3 मुख्य कमियां थी। पहली कमी, इसके द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी।
दूसरी कमी, इसके द्वारा ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन की स्थिति की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकी। और तीसरी जो कमी थी वो थी विद्युत क्षेत्र में स्टार और चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। तो इस तरह से थॉमसन का 1904 में दिया गया परमाणु मॉडल एक असफल मॉडल के रूप में क्या हुआ, साबित हुआ। इसके बाद परमाणु के बारे में दूसरा मॉडल दिया गया वो रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इन्होंने सन 1911 में इनके दो शिष्य थे, एक तो गाइगर और दूसरे थे मार्सडन। इनके साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अल्फा कणों को स्वर्ण पट्टिका पर आपतित किया। तो यहां पर एक अल्फा कणों का क्या ले लिया, स्रोत ले लिया और अल्फा कणों के स्रोत से एक स्वर्ण पट्टिका रख दी। तो ये हो गया मेरे पास स्वर्ण पट्टिका। इस स्वर्ण पट्टिका पर अल्फा कणों की बौछार की गई। तो इन्होंने देखा कि अधिकतर जो अल्फा कण थे वो तो बिना विक्षेपित हुए पट्टिका से सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण यहाँ पर अधिक कोण पर, कुछ अल्फा कण समकोण पर और कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और लगभग 10,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा भी प्राप्त होता है जो जिस मार्ग पर जाता है उसी मार्ग पर लौटकर आ जाता है। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने माना कि किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग है उस केंद्रीय भाग में उसका संपूर्ण धनात्मक आवेश क्या होगा, विद्यमान होगा। और रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल दिया तो इस प्रयोग के आधार पर संपूर्ण धनात्मक आवेश किसी भी परमाणु के केंद्रीय भाग में क्या होगा, विद्यमान होगा। और रदरफोर्ड ने इस धनात्मक आवेश की उपस्थिति वाले इस भाग को एक विशेष नाम दे दिया, वो नाम था परमाणु का नाभिक। अर्थात रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था इसकी मुख्य विशेषता थी नाभिक की खोज। तो रदरफोर्ड ने सन 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के उपरांत अपना जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उस परमाणु मॉडल में उसने यह बताया कि किसी भी परमाणु के केंद्रीय भाग में उसका संपूर्ण धनात्मक आवेश विद्यमान होता है और जहां उसका संपूर्ण धनात्मक आवेश विद्यमान होगा उस भाग को नाभिक कहा जाएगा। ये परमाणु है, परमाणु का संपूर्ण धनात्मक आवेश उसके केंद्रीय भाग में विद्यमान होगा और इस केंद्रीय भाग को क्या कहेंगे, अपन नाभिक कहेंगे। ये यहां पर क्या हो गया, परमाणु हो गया। इसके बाद ये बताया कि नाभिक के चारों ओर कई सारी वृत्तीय कक्षाएं क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगातार परिक्रमण करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो परिकल्पनाएं थी। पहली परिकल्पना, किसी भी परमाणु के केंद्रीय भाग में उसका संपूर्ण धनात्मक आवेश विद्यमान होगा और संपूर्ण धनात्मक आवेश जहां विद्यमान होगा उस भाग को क्या नाम दिया गया, नाभिक दिया गया। नाभिक के चारों ओर कई सारी वृत्तीय कक्षाएं क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स लगातार परिक्रमण करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है जो सन 1913 में उनके द्वारा दिया गया था। इस मॉडल की मुख्य जो कमियां थी, पहली कमी थी यहां पर कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो एक तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। परमाणु के स्थायित्व का आशय है कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जब लगातार परिक्रमण करेगा तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होती जाएगी और ऊर्जा में कमी होने के साथ साथ एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान शून्य हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस स्थिति में परमाणु एक अस्थायी होना चाहिए जबकि वास्तविकता में परमाणु स्थायी होता है। तो ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। दूसरी जो इसकी मुख्य कमी थी वो कमी थी कि हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकी। उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर लगातार परिक्रमण करेगा तो उसके द्वारा ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन होगा और इस स्थिति में हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो रैखिक प्राप्त न होकर सतत प्राप्त होना चाहिए। तो दूसरी मुख्य कमी हो गई कि इसके द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम रैखिक न होकर सतत होना चाहिए जबकि वास्तविकता में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होता है, रैखिक प्राप्त होता है। तीसरी कमी, विद्युत क्षेत्र में स्टार प्रभाव और चुंबकीय
तो ये रदरफोर्ड मॉडल की 3 कमियां हैं। पहली कमी क्या हो गई यहाँ पर कि परमाणु के स्थिति की इसके द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकी। दूसरी कमी हो जाएगी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी इसके द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकी। और तीसरी कमी है विद्युत क्षेत्र में स्टार और चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव की व्याख्या करने में ये असफल रहा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है समीपतम दूरी। समीपतम दूरी की यदि बात करें तो समीपतम दूरी, इसको r नॉट के द्वारा क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। यहां पर स्वर्ण पट्टिका का नाम लिया, यह मेरे पास एक स्वर्ण पट्टिका का नाम हो गया। यहां पर यह अल्फा कणों का एक स्रोत हो गया। अल्फा कण होता है 2He4 का नाम है। यानी अल्फा कण की यदि बात करें तो अल्फा कण पर आवेश का मान 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य होगा। Q अल्फा जो होगा वो 2E होगा। तो यहां पर अल्फा कण पर आवेश का मान क्या हो गया, 2E हो गया। स्वर्ण पट्टिका का नाभिक लिया या किसी भी परमाणु का नाभिक लिया तो इस पर आवेश का मान क्या हो गया, Ze हो गया। और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में एक अल्फा कण ऐसा होगा जो जिस मार्ग पर जाता है पुनः उसी मार्ग से लौटकर क्या हो जाता है, वो वापस आ जाता है। अल्फा कण जब इस पट्टिका के नाभिक के पास जाएगा तो इस कंडीशन में इसको त्वरित गति प्रदान करने के लिए इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, E होगी। ये इसकी क्या हो गई, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इस पर जो आवेश का मान है Q अल्फा, वो Q अल्फा कितना है, 2E है। अब ये अल्फा कण जब नाभिक के निकट जाएगा तो नाभिक पर भी प्लस आवेश है, अल्फा कण पर भी प्लस आवेश है। दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण के कारण अल्फा कण जो होगा वो अल्फा कण नाभिक से कुछ दूरी पूर्व वापस लौटना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। इस कंडीशन में नाभिक और अल्फा कण के वापस लौटने से पूर्व जो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, इस न्यूनतम दूरी को समीपतम दूरी r0 के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। यहां से r0 को याद करना है तो अल्फा कण जब नाभिक के निकट जा रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और जब अल्फा कण इस नाभिक से प्रतिकर्षित होकर वापस लौटेगा तो इसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा U होगी, जिसको K Ze 2E और अपॉन r0 के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ये फॉर्मूला है U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा। अब यहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम यदि लगाते हैं तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में जाते समय की कुल ऊर्जा और लौटते समय की कुल ऊर्जा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी यहां से जाते समय की कुल ऊर्जा क्या होगी, E के, और लौटते समय की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। तो यहां से E के बराबर 2K Ze स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, r0 हो जाएगा। अब यहां से यदि r0 निकाले तो r0 बराबर क्या हो जाएगा, 2K Ze स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, E के। ये यहां पर एक समीपतम या निकटतम दूरी का एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो अल्फा कण जो प्रकीर्णन प्रयोग है उस प्रयोग में समीपतम या निकटतम दूरी की डेफिनेशन यदि देखें तो जब भी किसी अल्फा कण को किसी पट्टिका के नाभिक पर आपतित किया जाएगा तो वो अल्फा कण नाभिक से कुछ दूरी पूर्व प्रतिकर्षित होकर जब वापस लौटना प्रारंभ कर दे तो उस कंडीशन में अल्फा कण और पट्टिका के नाभिक के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उस न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा, समीपतम दूरी कहेंगे। समीपतम दूरी का मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा r0 बराबर 2K Ze स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, E क्या आएगा। तो ये तीसरा टॉपिक हो गया इसमें समीपतम दूरी। इसके बाद आता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। सन 1923 में नील्स बोर के परमाणु मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 परमाणु मॉडल पढ़ लिए हैं हमने, थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसमें भी कमियां थी। दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसमें भी कमियां थी। तीसरा जो परमाणु मॉडल है ये सब 1904 में दिया गया, ये 1911 में एक्सपेरिमेंट हुआ, 1913 में इसको दिया गया। और तीसरा इसके बाद नील्स बोर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल 1913 में दिया था, लेकिन इनको इस मॉडल के लिए 1923 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहली परिकल्पना क्या थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करता है। जैसे ये नाभिक हो गया और ये यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। नाभिक पर आवेश का मान क्या है, Ze है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या है, E है। और दोनों के बीच की जो त्रिज्या है इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या वो क्या है, R है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me है। तो इस कंडीशन में नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल की क्या होगा, तुल्य होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल होगा यहां पर mv²/r। यहां v जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वेग होगा। और नाभिक इस पर एक आकर्षण प्रकार का बल लगाएगा, वो बल कूलॉम नियम से लिखेंगे kZe E और अपवर्ड क्या हो जाएगा, r²। तो बोर ने परमाणु मॉडल का पहली परिकल्पना दी, उसमें उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित त्रिज्या के वृत्तीय पथ में परिक्रमण करता है और इस परिक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल की क्या होगा, तुल्य होगा। तो यहां से जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा कि Ze अपॉन क्या आएगा, r², ये आ जाएगा mv² अपॉन क्या आएगा, r। तो यहां से kZe² अपॉन r² और ये mv² अपॉन r, इसे बोर की प्रथम परिकल्पना का गणितीय रूप में है। तो ये बोर की पहली परिकल्पना है। इसके अनुसार नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या के वृत्तीय पथ में परिक्रमण करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल की क्या होगा, तुल्य होगा। ये तभी क्या कर पाएगा, एक वृत्तीय पथ में परिक्रमण कर पाएगा। इसे बोर की प्रथम परिकल्पना का मैथमेटिकल रूप कहा जाता है। इसके बाद बोर की दूसरी परिकल्पना की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वृत्तीय पथों में परिक्रमण करता है जिसके लिए उसका कक्षीय कोणीय संवेग h/2π का क्या हो, पूर्ण होना है। जैसे नाभिक हो गया, इस पर आवेश क्या है, Ze है, ये त्रिज्या क्या है, r है, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इस r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है। तो ये परिक्रमण केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में करेगा जिसके लिए इसका कक्षीय कोणीय संवेग, यहां पर कक्षीय कोणीय संवेग इसको लिखेंगे अपन mvr। और ये जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण होना चाहिए। तो यहां से h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो यहां से बोर की जो दूसरी परिकल्पना है उसके गणितीय रूप की बात करें तो इसका गणितीय रूप हो जाएगा mvr बराबर nh/2 क्या हो जाएगा, 2π। ये यहां पर बोर की द्वितीय परिकल्पना का मैथमेटिकल रूप है। यहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, n एक संख्यात्मक मान है, h कांस्टेंट है और 2π एक कांस्टेंट है। बोर की दूसरी परिकल्पना, इस परिकल्पना में बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब इस कक्षा में घूमेगा तो इस कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी, यानी सदैव इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान नियत बना रहेगा, उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार कोई हानि नहीं होगी। ये बोर की द्वितीय परिकल्पना है। इसके बाद तीसरी परिकल्पना की बात करें तो बोर ने अपनी तीसरी परिकल्पना में बताया कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण केवल तभी होगा जबकि वो इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाए। जैसे ये वाला नाभिक के पास वाला ऊर्जा स्तर है, ये ऊर्जा स्तर कैसा हो गया, निम्न ऊर्जा स्तर हो गया। और ये नाभिक से ऊपर वाला ऊर्जा स्तर है, इसे क्या नाम देंगे, उच्च ऊर्जा स्तर नाम देंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ये ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। और उच्च ऊर्जा स्तर में बहुत कम समय रहता है, वो 10⁻⁸ सेकंड। और जब ये निम्न ऊर्जा स्तर में लौटेगा तो ये यहां से ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो यहां से तो ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी और यहां से ऊर्जा क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा। यदि निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान यहां पर E1 है और उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान क्या है, E2 है, तो इस कंडीशन में उत्सर्जित या
म्यू बराबर क्या हो जाएगा En2 माइनस क्या हो जाएगा En1। ये बोर की तीसरी परिकल्पना का क्या हो गया मैथमेटिकल रूप हो गया। यानी बोर ने अपने परमाणु मॉडल में जो 1913 में उन्होंने दिया था 3 परिकल्पनाएं दी थी और उन तीनों परिकल्पनाओं को बोर इस तीनों परिकल्पनाओं के आधार पर बोर के परमाणु मॉडल को सही माना गया और इस कारण को 1923 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इन तीनों परिकल्पनाओं के मैथमेटिकल जो रूप है वो निम्न है। जैसे पहली परिकल्पना है कि ZE² अपॉन R स्क्वायर ये बराबर होगा mv² अपॉन R। यहां पर जिस समभुज का प्रयोग किया गया है आकर्षण नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले प्रेरक बल के क्या होगा तुल्य होगा। इसे बोर की पहली परिकल्पना का मैथमेटिकल रूप कहेंगे। दूसरी परिकल्पना में कक्षीय कोणीय संवेग h अपॉन 2π का पूर्ण गुणज होगा और इसे यहां पर क्वांटम प्रतिबंध भी कहा जाता है। ये क्वांटम बोध की परावर्तन है। ये बोर की दूसरी परिकल्पना है। तीसरी परिकल्पना में उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की जो मात्रा होगी En2 माइनस क्या होगी En1 होगी। ये बोर के परमाणु मॉडल की क्या है यहाँ पर तीसरी परिकल्पना है। तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहली परिकल्पना चिटसम बोध की पर आधारित, दूसरी परिकल्पना क्वांटम बोध की पर आधारित और तीसरी परिकल्पना भी क्वांटम बोध की पर आधारित है। इस आधार पर सन 1923 में बोर की परिकल्पना को सही मानते हुए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो परमाणु पर आधारित 3 परिकल्पनाएं आ गई। पहली थॉमसन की परिकल्पना आ गई, दूसरी जो परिकल्पना है वो परिकल्पना आ गई रदरफोर्ड की परिकल्पना आ गई और तीसरी जो परिकल्पना है वो परिकल्पना यहाँ पर नील्स बोर की या बोर की परिकल्पना आ गई। बोर की परिकल्पना को सही माना गया और इस कारण इसको सन 1923 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। परमाणु के बारे में ये 3 परिकल्पनाएं हैं। इसके बाद बोर परिकल्पना के आधार पर बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करेंगे, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ज्ञात करेंगे, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति या तरंग का मान निकालेंगे और बोर कक्ष के आधार पर बोर की परिकल्पना के आधार पर हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस प्रकार की जाती है उसका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।